तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट्स अपने सिंपलर कंपाउंड में टूटता है, दैट इज़ ग्लूकोज में टूटता है। फिर उसके बाद फूड ईसोफेगस में पहुंचता है, यहाँ पे किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद फूड स्टमक में पहुंचता है और स्टमक में कुछ एंजाइम्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि फूड जब सिंपल सब्सटेंसेस में टूटता है तो उसको टूटने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। उन्हीं एंजाइम्स की हेल्प से वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अपने सिंपलर अमाउंट में या सिंपलर कॉम्प्लेक्स में टूटता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, ईसोफेगस में फूड पहुंचा एंड देन स्टमक में पहुंचा। स्टमक में एक एंजाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करता है? ये पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है और प्रोटीन मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोटीन अपने सिंपलर कंपाउंड में चेंज होता है तो वो एमिनो एसिड कहलाता है। मीन्स कि पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेन एंड द कंप्लीट साइट ऑफ द डाइजेशन। यहाँ पे फूड का सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, या आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे फूड का लगभग कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। तो इसके बाद कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जैसे कि लीवर है, पैंक्रियाज है। ये कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम सेक्रेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एंजाइम सेक्रेट होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किस पे वर्क करता है? ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में, ट्रिप्सिन और पेप्सिन सुनने में भी नाम सेम लग रहे हैं, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन इनका लगभग वर्क सेम है इन दोनों का। ये भी पेप्सिन भी प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो यहाँ पे थर्ड एंजाइम आता है दैट इज लाइपेज। लाइपेज लिपिड मीन्स फैट यानी कि वसा के ऊपर वर्क करता है और ये फैट को यानी कि लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। स्टूडेंट्स, हमारे स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो कुछ जूसेस के द्वारा, दैट इज़ गैस्ट्रिक जूसेस के द्वारा होता है, कुछ एसिड्स के द्वारा होता है। दैट मीन्स कि हमारे स्टमक में एक ग्लैंड होता है, दैट ग्लैंड इज़ नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। जठर ग्रंथि होती है इसमें, और ये जठर ग्रंथि किस चीज़ का श्रावण करती है, किस चीज़ को सेक्रेट करती है? ये जठर ग्रंथि जो होती है गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस को ये सेक्रेट करती हैं। एंड देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। फर्स्टली इज HCl एंड द सेकेंड वन इज पेप्सिन एंड द थर्ड वन इज म्यूकस। अब इनका क्या वर्क होता है हमारे स्टमक में? देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये इस अम्ल का यहाँ पे क्या काम है, और अगर अम्ल हमारे शरीर में प्रेजेंट है तो वो किसी तरीके से हमें हार्म भी पहुंचा सकता है। तो देखिए HCl का वर्क होता है बॉडी को एसिडिक बनाना। अगर बॉडी में जो फूड होता है उसको एसिडिक बनाना, और अगर फूड एसिडिक है तो क्या वो हमारी बॉडी को किसी तरीके से हार्म नहीं होता? देखिए ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड को एसिडिक बनाता है, और एसिडिक क्यों बनाता है? अगर फूड एसिडिक होगा तभी पेप्सिन अच्छे से वर्क कर पाएगा। मैंने पेप्सिन का वर्क आपको पहले भी बताया है कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अगर फूड एसिडिक नहीं होगा तो ये पेप्सिन, ये जो एंजाइम है, ये सही से वर्क नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि पेप्सिन को सही से वर्क करने के लिए फूड का एसिडिक होना ज़रूरी है, और एसिडिक फूड को कौन बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बनाता है। अब बात ये आती है कि अगर फूड एसिडिक होगा तो हमारे बॉडी को भी किसी तरीके से हार्म हो सकता है। तो उस हार्म से बचाने के लिए, बॉडी को उस हार्म से बचाने के लिए म्यूकस सेक्रेट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस सेक्रेट करता है जो कि हमारे बॉडी को किसी भी तरीके की हार्म से बचा लेता है। तो स्टूडेंट्स, स्टमक के बाद जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक पाइप है,
स्टमक से ये जो पाइप है स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर इस लीवर से आता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और यहाँ पे पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज आप सभी जानते हो, पैंक्रियाज इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड बिकॉज इट एक्ट्स एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो मिक्स्ड ग्लैंड है दैट इज जो पैंक्रियाज है, यहाँ से भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। दैट मीन्स कि अगर स्टमक है, स्टमक से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पाइप लीवर से आ रहा है, एक पाइप स्टमक से आ रहा है और यहीं पर एक पाइप पैंक्रियाज से आ रहा है। अब पैंक्रियाज और यहाँ पे अगर सारे पाइप्स आ रहे हैं तो ये किसी ना किसी तरीके के इंजाइम्स को भी सेक्रेट करेंगे, किसी ना किसी तरीके के जूसेस को भी सेक्रेट करेंगे। तो पैंक्रियाज से कौन सा जूस निकलता है? पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। और ये जूस कहाँ जाएगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस, ये ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं, ये आपने पहले ही पढ़ा है। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज यहाँ से पैंक्रियाज से सेक्रेट होते हैं और लीवर से बाइल जूस सेक्रेट होता है। अब इन सब का वर्क क्या है? ट्रिप्सिन और लाइपेज का वर्क आप पहले पढ़ चुके हो कि ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ प्रोटीन को सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन करता है। और लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, सिंपल कंपाउंड में चेंज करता है। और जो बाइल जूस होता है, लीवर से बाइल जूस और बाइल सॉल्ट सेक्रेट होते हैं। ये जो बाइल जूस है इसका काम क्या है? इसका वर्क होता है फूड को एल्कलाइन बनाना। अभी तक आपने पढ़ा था स्टमक में जब फूड था वहाँ पे HCl रिलीज हो रहा था और वो HCl फूड को कैसा बनाता है? एसिडिक बनाता है, अम्लीय बनाता है। लेकिन यहाँ पे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुँचता है और यहाँ पे लीवर से जब बाइल जूस सेक्रेट होता है तो वो उसी फूड को क्षारीय बना देता है, यानी कि एल्कलाइन बना देता है। बेसिक की एक प्रॉपर्टी होती है एल्कलाइन। तो फूड जो है यहाँ पे बाइल जूस उसको एल्कलाइन बना देता है। तो अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद अब इसका और वर्क क्या होता है? मैंने बताया था कि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं और ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं ये फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इन प्रोजेक्शंस को, इन स्ट्रक्चर्स को, इन संरचनाओं को विलाई कहते हैं। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है विलाइज के द्वारा और ऐसे फूड मटेरियल्स जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद उनका एब्जॉर्प्शन ना हो पाने के कारण वो एनस के द्वारा बॉडी से थ्रोन आउट कर दिए जाते हैं। यहाँ पे हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद जो पार्ट अनडाइजेस्टेड होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं दैट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। देखिए स्टूडेंट्स, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसकी लेंथ होती है लगभग अप्रॉक्स 1.5 मीटर और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसकी लेंथ होती है अप्रॉक्स 6 to 6.5, अप्रॉक्स 6 मीटर होती है इसकी लेंथ। तो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 मीटर होता है। तो इसको लार्ज क्यों बोलते हैं? बिकॉज देखिए यहाँ पे विड्थ की, चौड़ाई की बात होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसकी विड्थ ज़्यादा होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई कम होती है, इस वजह से इसको, और इसने ज़्यादा स्पेस भी कवर किया हुआ है। तो अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा होता है बट विड्थ में लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा होता है। सो स्टूडेंट्स, एक बेसिक बात ये बता दूँ कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन और ज़्यादा लंबा होता है। क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो हर्ब्स पर डिपेंड होते हैं, मीन्स
प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं और प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं होता है, इस वजह से उनका इंटेस्टाइन और ज़्यादा बड़ा होता है। और जो कार्निवोर्स होते हैं, मतलब कि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है क्योंकि उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो हर्बीवोर्स को सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना पड़ता है, इस वजह से उनका स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और कार्निवोर्स की इन कंपैरिजन टू हर्बीवोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गया। हमने 5 स्टेप्स पढ़ लिए हैं डाइजेशन के: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इन 5 स्टेप्स में हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया है और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो आप सब इतना पढ़िए, रिवाइज करिए और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।